नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नगर पालिका अधिनियम 2009 के बारे में। हम नगर पालिका एक्ट 2009 को पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे और पिछली क्लासों में हमने अध्यायों के बारे में देखा, कौन कौन से अध्याय, उनके टाइटल क्या है और कुछ धाराओं के बारे में हमने चर्चा की थी। मैं आशा करता हूं आपने पिछली वीडियो देखी होंगी। यदि नहीं देखी है तो आप द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। कुछ आगे की धाराएं पढ़ते हैं। पहला रिवाइज करते हैं पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का फायदा तभी है जब हमें पिछली क्लासें याद है। हमने पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो हमें याद हो गया है। यदि हमें पहले का याद नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए एक बार पहले का रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, किस प्रकार से पढ़ा, सारा देखते हैं। तो हमने नगर पालिका अधिनियम को पढ़ना प्रारंभ किया था। तो एक बार हेडिंग लिख लेते हैं, नगर पालिका अधिनियम। नगर पालिका अधिनियम 2009। क्वेश्चनों के हिसाब से देखेंगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है। मार्च 2025 में इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो 3 महीने का समय हमारे पास है। तो उसी समय को देखते हुए हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा इसका प्रारंभ कब हुआ। तो प्रारंभ हुआ 11 सितंबर 2009 को राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर के साथ। राज्यपाल महोदय ने इसमें क्या किए, हस्ताक्षर किए। और इसको जिस राजपत्र में प्रकाशित किया गया उस राजपत्र का क्रमांक था 4 ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर हमने देखे इसके अंदर कुल अध्याय। अध्याय कितने थे, 17 थे। धारा इसमें कितनी थी, तो धारा हमने पढ़ी थी 344 धाराएं थी। अनुसूचियां इसमें कितनी थी, तो आपको पता है इसके अंदर कुल अनुसूचियां कितनी थी, 6 थी। और भारतीय संविधान के अनुसूची 12 में नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही छपेगा, ये याद रख लेना चीज को। इसको चाहे आप जितने मर्जी स्टार दे दो, क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब देखते हैं ये जो 17 अध्याय थे क्या हमें याद है या नहीं है। एक बार इसको रैंडमली पढ़ के देखते हैं। जैसे हमने 17 अध्याय लिखे थे तो उनके देखो किस प्रकार से, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर अध्याय, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये 17 अध्याय हमें याद ही होने चाहिए। चाहे आपसे कौन से भी अध्याय के बारे में पूछ ले, आपको डायरेक्ट पता हो कि ये अध्याय नंबर ये है और इसका टाइटल ये है। जैसे मैं यदि आपसे कहूं कि अध्याय 14 में क्या लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए अध्याय 14 में लिखा गया है नगर पालिका का नियंत्रण। यानी अब इसमें क्या लिखा गया है, नियंत्रण लिखा गया है। आपको याद हो जाना चाहिए था अब तक। यदि मैं पूछूं अध्याय 11 में क्या लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए नगर विकास लिखा है। क्या लिखा है, नगर विकास लिखा है। यदि मैं आपसे पूछूं धारा 4 में क्या लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए धारा 4 में संपत्ति के बारे में चर्चा है, नगर पालिका की संपत्ति के बारे में चर्चा है। धारा 6 की यदि मैं बात करूं तो धारा 6 में आपको पता होना चाहिए क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा इसमें लिखा गया है। इसी प्रकार से याद रखना ही पड़ेगा। यदि मैं बात करूं धारा 3 की, तो धारा 3 में क्या लिखा गया है ये आपको याद होना चाहिए। ये सारी बातें आपको याद ही करनी पड़ेगी। जैसे धारा 1 में प्रारंभ लिखा गया है, 2 के अंदर लिखा गया है उसका गठन कैसे होगा, 3 में हमने क्या पढ़ा था, कार्य संचालन कैसे होगा, कार्यों का संचालन कैसे होगा, ये हमने पढ़ा। वार्ड समितियां कैसे बनेंगी वो सब हमने देखा। 2 में हमने देखा गठन कैसे होगा। फिर यदि मैं बात करूं धारा 16 की, तो धारा 16 में हमने कुछ नियम देखे थे। क्या देखे थे, नियम देखे थे। धारा 12 की यदि मैं बात करूं, तो धारा 12 में नगर पालिका की शक्ति हमने देखी थी। यदि मैं बात करूं धारा
9 की, तो धारा 9 में हमने कुछ कॉमर्शियल प्रोजेक्ट देखे थे, वाणिज्यिक परियोजनाएं हमने देखी थी। तो ये याद इसी प्रकार से आपको हो जानी चाहिए। धारा 5 की बात करूं तो पांचों उंगलियों से हमें क्या पकड़ने हैं, पैसे पकड़ने हैं। तो धारा 5 में क्या लिखा गया था, 5 में निधि लिखी गई थी। यदि मैं पूछूं 8 में हमने ठाठ देखे थे, किसके देखे थे, उधार के ठाठ देखे थे। 17 में हमने क्या खतरा देखा था, मतलब क्या था, कुछ जो पीछे बच गया उनको लिखना पड़ेगा वरना खतरा हो जाएगा, ये हमने देखा। बात करूं धारा 13 की, धारा 13 में क्या लिखा गया था कि तेरा अभियोजन यानी कि तुझ पर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, अभियोजन हो जाएगा। अभियोजन या वाद के बारे में जो चर्चा किस में लिखी गई है, अध्याय 13 में। अध्याय 10 में लिखा गया है कि बस अब हमारे पास पैसे पूरे हो गए, अब हम क्या करेंगे, हमारा आर्थिक विकास हो चुका है। क्या हो चुका है, आर्थिक विकास हो चुका है, यानी कि आर्थिक विकास के बारे में जो भी प्रावधान है अध्याय 10 में दिए गए हैं। फिर यदि मैं पूछूं आपसे कि धारा 7 में क्या तुमने पढ़ा था, साथ में हमें क्या इकट्ठा करना है, राजस्व भी इकट्ठा करना है। अकेले अधिकारी की कुर्सी पर बैठने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, राजस्व इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर बात करूं देखो धारा 15 में, तो धारा 15 में हमें कुछ 1-5 यानी कि 5-1 क्या चाहिए, हमें कर्मचारी चाहिए। याद रख सकते हो कि 5-1 हमें क्या चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो धारा 15 में कर्मचारी के बारे में बात थी। और धारा 1 में हमेशा क्या होता है, प्रारंभ होता है, तो प्रारंभिक किसमें था। तो इस प्रकार से ये आपको कुल 17 के 17 अध्यायों के टाइटल याद हो जाने चाहिए। आगे की डिटेल से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही बनने वाला है, कम से कम एक क्वेश्चन बनने वाला है। यदि हो सके तो 4 क्वेश्चनों को एक साथ इकट्ठा करके आपसे पूछा जा सकता है, मिलान करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तरफ अध्याय दे दिए जाएंगे, एक तरफ उनके टाइटल दे दिए जाएंगे, या एक तरफ अध्याय दे दी जाएंगे, दूसरे तरफ उनमें धाराएं पूछी जाएंगी। कितनी कितनी धाराएं हैं वो आपको याद रखनी है, रखनी ही पड़ेंगी। फिर हमने 344 धाराओं में से कुल कितनी धाराएं देखी थी, पहले हम अब तक हमने 13 धाराओं के बारे में चर्चा कर ली। तो मैं आशा करता हूं आपको याद होगी। आपने पिछली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हो। हमने 13 धाराएं देखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस प्रकार से हमने कुल 13 धाराएं देखी थी। ये याद करनी पड़ेंगी आपको, इसमें आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इतना ही ऑप्शन है कि इसको बार बार लिखो, रटो, याद करो बस। यदि मैं पूछूं धारा 10 में क्या लिखा गया था, आपको इस प्रकार से याद हो जाना चाहिए कि धारा 10 में क्या है, धारा 4 में क्या है, धारा 11 में क्या है, धारा 7 में क्या है, धारा 12 में क्या, धारा 13 में क्या है। जैसे धारा 10 में लिखा है वार्ड का अवधारण, वार्डों का अवधारण लिखा गया है धारा 10 में। फिर मैं बात करूं धारा 4 में क्या लिखा गया है, तो 4 में हमें नगर पालिका के लिए कुछ क्या दी गई है, छूट दी गई है कुछ उपबंधों से, वो है। बात करूं धारा 8 में क्या दिया गया है, तो 8 में हमें शासन का अधिकार दिया गया है कि शासन है जो नगर पालिका का शासन नगर पालिका में ही निहित रहेगा। इसमें लिखा गया है नगर पालिका के सभी कार्य अध्यक्ष के नाम से किए जाएंगे। यह है धारा 8 के बारे में। फिर यदि मैं बात करूं धारा 6 की, धारा 6 में क्या लिखा गया है, तो देखो धारा 6 में लिखा गया है नगर पालिका की संरचना, की संरचना यानी कि उसमें वार्ड कम से कम कितने होने चाहिए, सदस्य किस प्रकार के होने चाहिए, ये हमने देखा। 7 की बात करूं तो 7 में पदावधि के बारे में भी बता दिया कि नगर पालिका की पदावधि कितनी रहने वाली है, यानी उसका कार्यकाल कितना रहने वाला है। तो पहले बैठक से 5 वर्ष इसका कार्यकाल अधिकतम रहता है। फिर बात करते हैं धारा 3 की, तो धारा 3 में परिसीमन के बारे में बात थी कि नगर पालिका का गठन किस प्रकार से करना है, किन क्षेत्र यानी कि किसी ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में मिला दिया जाए, किसी नए क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया जाए, उसकी सीमा में परिवर्तन कौन करेगा, या उसको नगर पालिका घोषित कौन करेगा, गांव को नगर पालिका बना दिया जाए या किसी गांव को नगर पालिका में मिला दिया जाए, तो क्या प्रावधान रहने वाले हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़े थे धारा 3 में। फिर मैं बात करूं धारा 9 में क्या लिखा गया है, तो धारा 9 में लिखा गया है वार्डों का विभाजन कैसे होगा, किस प्रकार से वार्डों का विभाजन किस अनुपात में रखेंगे, यानी कि जनसंख्या का अनुपात रखना हमें पड़ेगा। तो धारा 9 में विभाजन के बारे में, किसके विभाजन की, तो वार्डों का विभाजन। फिर हमने देखा धारा 12, धारा 12 में हमने क्या देखा कि धारा 12 में देखा जो चुनाव आयोग में जो भी
कार्य है उनका, उन कार्यों का क्या किया जाएगा, प्रत्यायोजन किया जाएगा अपने अधीनस्थों को। तो प्रत्यायोजन के बारे में बात थी। प्रत्यायोजन दो लोगों को किया जा सकता है प्रत्यायोजन। किन किन को किया जा सकता है, तो एक तो उप चुनाव आयुक्त को, और दूसरा चुनाव आयोग का जो सचिव है, राज्य चुनाव आयोग का जो सचिव है, उसको ये कार्यों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। तो धारा 11 में लिखा गया चुनाव के बारे में कि नगर पालिका में क्या करवाने पड़ेंगे, चुनाव करवाने पड़ेंगे, यानी कि एक एक सदस्य एक वार्ड से लिया जाएगा, एक वार्ड से एक सदस्य लिया जाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हो, एक वार्ड से कितने सदस्य लिए जा सकते हैं, एक। कैसे लेंगे, तो चुनाव के माध्यम से। तो चुनाव करवाना पड़ेगा किसके लिए, नगर पालिका के लिए। करवाता कौन है, हमने बात की थी, चुनाव आयोग करवाता है, और इसकी अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ रखी हैं। फिर बात करते हैं धारा 5 में क्या था। धारा 5 में था स्थापना। क्या था, स्थापना था। धारा 5 में स्थापना के बारे में चर्चा थी, वो भी हमने यहाँ पे देखी। फिर यदि बात करें धारा 13 में क्या लिखा गया है, तो 13 नाम निर्वाचन सूची में कैसे जुड़ेगा, यानी कि नामावली के बारे में चर्चा थी। नामावली यानी निर्वाचक नामावली के बारे में यहाँ पे चर्चा हमने देखी, किसमें, धारा 13 में। फिर बात करते हैं कि धारा 2 में, धारा 2 में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। और धारा 1 में लिखा गया इसका नाम क्या होगा, यानी कि संक्षिप्त नाम क्या है, इसका प्रसार कहां कहां है, और इसका प्रारंभ कब होगा, वो सारी की सारी बातें इसमें लिखी गई है। फिर बात करें, ये धारा 1 और धारा 2 है जो अध्याय 1 में आती है। उसके बाद धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक की जो धाराएं हैं वो किस में आती है, अध्याय 2 में आती है। और अध्याय 2 का टाइटल है नगर पालिका का गठन एवं उसका शासन। आ गई होगी बात समझ में। और अध्याय 1 का टाइटल हमने देखा क्या था, प्रारंभिक था। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा, लिख लिख के इनको याद करना ही पड़ेगा। याद हो जाने चाहिए आपको कुल धाराएं। अब तक हमने जो 13 धाराएं पढ़ी हैं, कम से कम इतनी तो आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। इनके अंदर की डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी, इनके टाइटल तो रटने पड़ेंगे। टाइटल यदि आप रट लोगे तो अंदर की डिटेल आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि ठीक है, नामावली में हमने ये चीजें पढ़ रखी है। एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने कुल 17 अध्यायों को देखा और कुल 344 धाराओं को देखा। अब बात करते हैं आगे की कुछ धाराओं के बारे में। तो आज हम देखेंगे धारा 14 के बारे में, उसमें क्या प्रावधान है, क्या उसका टाइटल रहने वाला है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। नामावली में हमने कुछ बातें की थी कि मामूली तौर पर निवासी कौन है, वो भी सारी बातें हमने कर ली थी, कौन है कौन नहीं है, योग्यता, उनमें जो नॉर्मल जो योग्यता है बारे में इसमें दिया गया वो भी हमने देख रखा है। तो अब हम देखने वाले हैं अध्याय 2 की धारा 14 के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 14 के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा अध्याय 2 और उसकी जो धारा कौन सी है, 14। अध्याय 2, अध्याय 2 का टाइटल रहने वाला है नगर पालिका का गठन। नगर पालिका का गठन एवं शासन। गठन एवं शासन। तो नगर पालिका का गठन एवं शासन, इसके अंदर जो धारा देखेंगे 3 से लेकर के 50 देखेंगे। 13 धाराओं तक हमने देख लिया। धारा 14 के बारे में आज हम शुरू करते हैं। तो धारा 14 देखो, हमने पिछली क्लास में बात की थी धारा 13 में कि कौन कौन लोग जिनका नामावली में नाम जुड़ सकता है, वो हमने देखा। आज हम देखने वाले किन का नाम नामावली में नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि इसके लिए जो निर्भरताएं जो दी गई हैं, जो ओरिजिनल एक्ट में जो इसमें उल्लेखित की गई है, उनको हम देखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका टाइटल है निर्वाचन सूची में नाम रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्भरताएं। निर्वाचन सूची में, सूची यानी नामावली भी इसको लिख सकते हो। निर्वाचन सूची में नाम रजिस्ट्रीकरण के लिए, नाम रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्भरताएं। निर्भरताएं, निर्भरताएं आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो। निर्भरताएं, नामावली, निर्वाचन सूची में या नामावली में नाम रजिस्ट्रीकरण हेतु क्या है, निर्भरताएं हैं। कौन कौन सी निर्भरताएं हैं वो इसमें दी गई हैं ओरिजिनल एक्ट में। जिन निर्भरताओं के बारे में, यानी कि निर्भरताओं का आप लिख सकते हो अयोग्यता।
लेकिन जो ओरिजिनल एक्ट में जो लिखा गया है वो अयोग्यता न्याय लिखकर निर्हरताएं लिखा गया है, तो आपसे एग्जाम में भी निर्हरता ही ज्यादा पूछा जाएगा, इसकी संभावना कम बनती है, क्योंकि ओरिजिनल जो भाषा एक्ट की है वही एग्जाम में पूछी जाने वाली है, अपने को उसको समझ के हुए बातें आगे बढ़ानी है। इसके अंदर 3 निर्हरताओं के बारे में चर्चा की गई है, 3 निर्हरताएं बताई गई है। किसके अंदर बताई गई है? नगर पालिका अधिनियम 2009 में बताई गई है। 3 निर्हरताएं कौन कौन सी है? तो पहला तो देखो क्या है, पहला तो है कि वो भारत का नागरिक न हो या न रहे, न हो या न रहे। पहले है नागरिक, अब नागरिक नहीं है या वो नागरिक है ही नहीं, तो उनका नाम रजिस्ट्रीकरण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि नामावली में उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। फिर जो दूसरी निर्हरता बताई गई है कि वो मानसिक विक्षिप्त है। क्या है? मानसिक विक्षिप्त है। विक्षिप्त को आप समझ सकते हो मानसिक रोगी, और वो किस प्रकार से होना चाहिए? किसी सक्षम न्यायालय ने घोषित कर दिया गया हो, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित। सक्षम न्यायालय का यहाँ मतलब है कि उसके जो पास में जो न्यायालय लगता है और उस न्यायालय ने उसको क्या कर दिया हो? घोषित कर दिया हो कि ये क्या है? मानसिक रोगी है, तो उसका भी नाम रजिस्ट्रीकरण में नहीं, इस नाम रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाएगा नामावली में। तीसरी जो इसके अंदर निर्भरता दी गई है वो दी गई है कि वह कोई व्यक्ति जिसने पहले कभी निर्वाचन का अपराध किया हो। क्या किया हो? निर्वाचन का अपराध किया हो, निर्वाचन अपराध। अब इस निर्वाचन अपराध को उल्लेखित नहीं किया गया कि किस प्रकार से उसने निर्वाचन अपराध किया हो। आप समझ सकते हो, कुछ आप इतना कॉमन सेंस से भी पढ़ सकते हो निर्वाचन अपराध कैसे होता है। या तो हमने देखो किसी गलत जानकारियां दे रखी हो, या चुनाव जब चल रहे हो उस वक्त हमने या तो किसी पार्टी से पैसे वैसे ले रखे हो आप अपने, और उस प्रकार से अपने कुछ वहां पे कोई दंगा भड़का रहे हैं, तो इस प्रकार से यानी कि निर्वाचन से संबंधित यदि कोई हम नाम कोई रजिस्ट्रीकरण कोई इस प्रकार से हम यदि कोई अपराध करते हैं तो अपना जो नाम इस सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। वो किसी प्रकार से हो सकता है, देखो इसको ज्यादा वो खुद निर्धारित करते हैं कि इसमें किस प्रकार के अपराध शामिल किए जाएंगे, यानी इसमें कुछ भ्रष्ट आचरण है जो जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा है। तो धारा 14 में हमें यही देखना है कि निर्वाचन सूची में नाम रजिस्ट्रीकरण हेतु निर्हरताएं क्या है? 3 निर्हरताएं ओरिजिनल एक्ट में व्यक्त की गई है। कौन सी है? तो भारत का नागरिक न रहे या न हो, दूसरा है मानसिक विक्षिप्त हो, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, तीसरी है कि उसने निर्वाचन का अपराध कर रखा हो। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये है धारा 14, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब देखते हैं धारा 15 के बारे में। देखिए छोटी छोटी धाराएं हैं, याद तो करनी पड़ेगी। टाइटल जो इनके कम से कम आपको रट जाने चाहिए, रट लेने चाहिए, टाइटल तो याद होने ही चाहिए। अब देखते हैं धारा 15 के बारे में। धारा 15 धारा 15 में कुछ दिया गया है, जैसे इसमें लिखा गया मिथ्या घोषणा। क्या लिखी गई है? मिथ्या घोषणा। मिथ्या घोषणा यानी कि आपने जब इस नामावली में नाम जुड़वाया तो आपने कुछ गलत जानकारी दे दी, और उस गलत जानकारी के माध्यम से आपने अपना नाम उस नामावली में जुड़वा रखा है, तो आपको क्या होगा? आप मिथ्या घोषणा के दोषी माने जाओगे, और इस पर आप पे कुछ दंड लग सकता है, कारावास लग सकता है, आप जुर्माना लग सकता है। वो इस धारा में बताया गया है, वो इस धारा के अंदर बताया गया है कि जो धारा 15 उसमें मिथ्या घोषणा, यदि आपने किसी भी प्रकार की जानकारी गलत देकर के अपना नाम नामावली में जुड़वा लिया तो आप पर कुछ दंड लगेगा, उसमें आपसे पैसे यानी कि जुर्माना भरा जा सकता है, और आप पर कारावास भी हो सकता है। वो किस प्रकार का है वो देखो। तो इसमें लिखा गया है गलत जानकारी देकर अपना नाम निर्वाचन सूची में जुड़वाने पर आप पर या तो 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास
एक वर्ष का आप पर क्या लग सकता है, कारावास लग सकता है। और दूसरा आप पर जुर्माना जो लगेगा वो 2 से 5,000 रुपए का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। 2 से 5,000 रुपए का जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। मिथ्या घोषणा, गलत जानकारी देकर यदि आप अपना नाम निर्वाचन सूची में जुड़वाते हो तो आप पर दंड लगेगा। दंड के यदि आप दोषी पाए गए तो आप पर 1 वर्ष का कारावास हो सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और 2,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक आप पर जुर्माना, यानी कि कम से कम 2,000 है और ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए जुर्माना आप पे लगाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार की जो बात लिखी गई है वो किसमें लिखी गई है, धारा 15 में लिखी गई है। तो ये आपको इस प्रकार से याद रखनी है। अब हम देखते हैं धारा 16 के बारे में। अब देखेंगे धारा 16। देखो, अब हमने निर्वाचन में नाम भी जुड़वा लिया, उसमें क्या योग्यताएं थी क्या अयोग्यता थी वो देख ली हमने। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, जैसे हमने निर्वाचन सूची से लेकर के जो संबंध है वो कौन कौन सी धाराएं हैं, तो धारा 13 है, धारा 14 है, धारा 15 है। ये 3 जो धाराएं हैं निर्वाचन सूची से लेकर के है। निर्वाचन सूची से इसमें क्या है, इसमें तो अपन बताएंगे कि नामावली में नाम जुड़ेगा कैसे, नामावली कौन तैयार करेगा, कैसे नाम जुड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इसमें क्या निर्योग्यताएं दी गई है, निर्हरताएं दी गई है, निर्हरताएं दी गई है। फिर इसमें बात किया गया कि आप निर्वाचन सूची में यदि मिथ्या घोषणा करते हो तो आप पर क्या कार्रवाई होगी, वो सारी बातें। यानी कि ये जो 3 धाराएं हैं आप इन तीनों धाराओं को एक साथ याद रख सकते हो। किस प्रकार से, देखो 13, 14 और 15 इन तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हो कि तेरी नामावली तैयार हो गई, उसमें यदि तुमने निर्हरताएं हो कुछ आपकी हो सकती है और यदि आपने मिथ्या घोषणा कर दी तो क्या आप पर कार्रवाई होगी। ये तीनों धाराएं एक साथ रिलेट होती है, तो इनको आप एक साथ पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। क्योंकि धाराएं ज्यादा है, 344 धाराएं हैं, उनमें से यदि 40-50 धाराएं हमें नहीं पढ़नी, क्योंकि जो धाराएं अपने सिलेबस में नहीं है वो छोड़ करके यदि बात करें तो भी लगभग 300 का आंकड़ा बैठता है। तो 300 धाराएं याद करने के लिए आपको कुछ अपने तरफ से ट्रिक लगानी पड़ेगी, कुछ कई धाराओं को आपको रिलेट करके उनको याद रखना पड़ेगा। अब देखो धारा 16, धारा 16 में जब देखिए अपने बात की थी, धारा 16 में यदि बात करें, धारा 11 में हमने बात की थी चुनाव के बारे में, कि धारा 11 में क्या दिया गया था, चुनाव दिया गया था। और धारा 12 में यदि हम बात करें तो धारा 12 में दिया गया था कि इस चुनाव के कार्यों का क्या होगा, प्रत्यायोजन होगा, चुनाव आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन होगा। तो उन्हीं से कुछ रिलेट होती है एक और धारा जिसका नाम है धारा 16। और धारा 16 में क्या दिया गया है, इसमें इतना ही दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा। तो इसमें दिया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, तो इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो सारी की सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। कि देखो धारा 16 का टाइटल तो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये टाइटल आपको याद रखना है। फिर अपने इसमें देखेंगे इसकी जो नियुक्ति वो और कौन करता है, तो देखो कौन करता है। अब निर्वाचन आयोग से संबंधित है तो नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। तो इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। अरे करता तो ये है, अपनी तरफ से तो करता नहीं है, किसकी अनुमति से करेगा या किसके परामर्श से करेगा। तो देखो इसमें इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की, किसकी, राज्य सरकार की या राज्य सरकार के परामर्श के बाद, परामर्श से करेगा। क्या लिखा गया है, परामर्श लिखा गया है, सलाह नहीं लिखा गया, परामर्श लिखा गया है, ना अनुमति लिखा गया ना इसको सलाह लिखा गया। क्या लिखा गया, परामर्श लिखा गया। शब्दों का बहुत मतलब होता है, सलाह का मतलब होता है वो उनसे उनकी सलाह वो दे। कई सलाह ऐसी होती है जो उनको माननी पड़ती है, कुछ कई सलाहों को माने या ना माने। लेकिन ये परामर्श क्या है कि उनसे पूछेगा, हम बात करेंगे हमें इस प्रकार से रखना है, कैसा व्यक्ति रखे, यानी उनके बात डिटेल से अपने बातें करते हैं। तो ये परामर्श है। क्या लिखा गया, परामर्श। इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग जो राज्य सरकार के परामर्श के बाद करता है। यह है धारा 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में। इसी से रिलेट होती धारा है धारा 17।
तो धारा 17 को भी अपने एक साथ पढ़ लेते हैं, धारा 16 और धारा 17 को। धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बात है और धारा 17 में है जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में। जिला निर्वाचन अधिकारी। धारा 17 में दिया गया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी और धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी। ये जो जिला निर्वाचन अधिकारी है किसको बनाया जाएगा, तो देखो एक जिले में कम से कम एक व्यक्ति इसमें क्या बनाया जा सकता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जा सकता है। एक से ज्यादा भी बनाया जा सकते हैं लेकिन एक तो बनाया ही जाएगा। तो इसमें क्या दिया, इतना दिया गया कि एक जिले के लिए यहाँ पे क्या शब्द नगर पालिका नहीं दिया गया, एक जिला दिया गया। ऐसा ना हो कि आप नगर पालिका को एक्ट पढ़ रहे हो तो सोच लो कि नगर पालिका इसमें आंसर होगा। पूछा जाएगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है नगर पालिका के लिए, जिले के लिए, या प्रत्येक जिले पर, या प्रत्येक नगर पालिका पर, या प्रत्येक राज्य में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, प्रत्येक जिले पर। यानी कि एक जिले में एक से ज्यादा या एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी बनाए जा सकते हैं या नियुक्त किए जा सकते हैं। एक से ज्यादा जिला निर्वाचन अधिकारी भी बनाए जा सकते हैं या नियुक्त किए जा सकते हैं। ये आप इसको याद रख लेना, सरल भाषा में पढ़ रहे हैं। धारा 16 और धारा 17 एक साथ रिलेट होती है। धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बात है और धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बात है। इन दोनों धाराओं को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। तो धारा 16 धारा 17 इसी से रिलेट होती है। एक और धारा का नाम धारा 18। धारा 18 भी इसी से रिलेट होती है। धारा में क्या हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ते हैं धारा 18 के बारे में। धारा 18 भी इन्हीं से रिलेट होती है, वो देखें क्या है। अब ये आशा करता हूं आपने पढ़ लिए हो, लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 18 के बारे में। धारा 16 धारा 17 और धारा 18, इसके साथ साथ आप धारा 19 को भी याद रख सकते हो। तो इस प्रकार से इन तीन धाराओं को एक साथ पढ़ सकते हैं हम। धारा 16 धारा 17 धारा 18 और उसी के साथ हम धारा 19 को भी पढ़ेंगे साथ में। तो धारा पहले देखते हैं 18। धारा 18 में इसमें लिखा गया है कि जो चुनाव आयोग जिसमें यदि चुनाव करवाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिएंगे, कर्मचारी तो चाहिएंगे। तो धारा 18 में लिखा गया है कि चुनाव आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाना, कर्मचारी उपलब्ध कराना या करवाना, कर्मचारी उपलब्ध करवाना। तो यहाँ वहां के यदि कोई जो प्रतिनिधि व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, उस नगर पालिका के या उस जिले के प्रतिनिधि व्यक्ति या उस नगर पालिका के प्रतिनिधि व्यक्ति चुनाव करवाने के लिए कुछ कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे चुनाव आयोग को वो कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। तो इतना ही अपने को याद रखना धारा 18 में कि कर्मचारी उपलब्ध करवाने हैं। किसको करवाने हैं, तो चुनाव आयोग को। इसी प्रकार से हमने देखो धारा देखी थी ना कौन कौन सी, धारा 16 धारा 17 धारा 18, इसी के साथ हम देखने वाले हैं धारा 19 को भी इसी के साथ में रिलेट करते हैं। तो धारा 19 में लिखा गया है कि जो कर्मचारी या जो अधिकारी चुनाव आयोग में अपनी अब ड्यूटी दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग को जो उपलब्ध करवाए गए हैं, वो जो कर्मचारी है या वो जो अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, यानी डेपुटेशन पर समझे जाएंगे। तो यही बात इसके अंदर लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव आयोग में या निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। डेपुटेशन में आपने देखो यदि आपने पिछली यदि तैयारी की थी तहसीलदार की या टीआरए की,
टीआरए की यदि आपने तैयारी की, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के साथ आए थे टीआरए भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती या जेआरए भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट या टीआरए की यदि आपने तैयारी की थी तो उसमें आपने एक अधिनियम पढ़ा होगा, आरएसआर, राजस्थान सर्विस रूल या राजस्थान सेवा नियम यदि आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा प्रतिनियुक्ति किस प्रकार से होती है। आरएसआर यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, यदि आपने टीआरए की तैयारी की थी, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी की थी तो उसमें आपने आरएसआर अधिनियम पढ़ा होगा, राजस्थान सर्विस रूल आपने पढ़ा होगा, राजस्थान सेवा नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने प्रतिनियुक्ति के बारे में देखा था क्या होता है। तो प्रतिनियुक्ति में यह होता है यदि जैसे ये कोई किसी एस डिपार्टमेंट में कोई कर्मचारी था कोई 1 नंबर और इसकी प्रतिनियुक्ति इस बी डिपार्टमेंट में होगी, तो अब ये जो 1 नंबर जो ये जो कर्मचारी है इसको यदि छुट्टी चाहिए तो ये किससे लेगा, ये ए से लेगा या बी से लेगा। तो देखो अब इसकी ड्यूटी कहां पर है, प्रतिनियुक्ति हुई है इसका, तो कहां से लेगा, यानी कि क्या चेंज हो गया इसका, तो इसका डिपार्टमेंट यानी इसका विभाग चेंज हो गया, विभाग चेंज हो गया। तो अब ये ए विभाग से छुट्टी नहीं लेकर के किससे लेगा, बी विभाग से छुट्टी लेगा। तो वही सारी बातें इसमें ही होगी कि अब जो अधिकारी है, उन कर्मचारी जो चुनाव आयोग में अब जो काम कर रहे हैं, यानी जिनको चुनाव आयोग के लिए हायर किया गया है, अब वो जो व्यक्ति है चुनाव में जो व्यक्ति लगे हैं वो सारे के सारे अब छुट्टी भी यदि लेंगे तो किन से लेंगे, चुनाव आयोग से लेंगे, चुनाव आयुक्त से लेंगे या चुनाव आयोग से लेंगे, दोनों समझ सकते हैं। तो यहां से अब छुट्टी लेंगे यानी कि प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, ये बात लिखी गई है धारा 19 में। तो हमने देखो 4 धाराओं को एक साथ में याद करने की कोशिश की है, तो इन 4 धाराओं को आप एक साथ याद कर सकते हो। कैसे करोगे, धारा 16 में लिखा गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर सीईओ। फिर हमने देखा 17 में देखा कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी या हम इसको लिख सकते हैं डीईओ, देखो डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं समझना, इसमें जिला डिस्ट्रिक्ट इलेक्टर ऑफिसर से या इलेक्शन ऑफिसर समझना है इसको। फिर हमने 18 में क्या देखा कि जो अधिकारी है वो इनको कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्या कराए जाएंगे, कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे। और कर्मचारी से संबंधित हमने एक अध्याय भी पढ़ा था, कौन सा था, अध्याय 15, जिसमें किसके बारे में चर्चा है, कर्मचारी के बारे में चर्चा है। तो साथ साथ में रिलेट करते चलो शब्दों को। 19 में हमने क्या देखा, जो कर्मचारी या जो अधिकारी अब चुनाव आयोग में लगाए गए हैं चुनाव करवाने के लिए, वो यहाँ पर क्या समझे जाएंगे, प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे, यानी कि वो डेपुटेशन पर समझे जाएंगे। ये है बातें धारा 18 और धारा 19 में हमने इनको पढ़ा। तो आप धारा 16, 17, 18, 19 को एक साथ पढ़ सकते हो और धारा 11, 12 और 13 को आप एक साथ पढ़ सकते हो, 14 को भी उसके साथ आप पढ़ सकते हो। तो दोनों इनको अलग अलग देखो डिवाइड करके हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं आगे कि आगे हम क्या देखने वाले हैं वो देखो। तो धारा 20 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धारा 20 को देखते हैं, 19 तक हमने याद कर ली, देखें धारा 20 के बारे में। बार बार लिखना पड़ेगा आपको, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, तभी याद होगी, वरना ये याद नहीं होगी। रूटीन से आपको इनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बढ़िया पोस्ट है, पोस्टें कम है लेकिन जो पोस्ट है वो एकदम स्टैंडर्ड की पोस्ट है, अधिकारी की पोस्ट है, गजेटेड ऑफिसर आप बनने वाले और राजपत्रित अधिकारी यदि बनना है तो देखो मेहनत तो उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। मंजिल आपने चुन ली है तो उस मंजिल के हिसाब से आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखते हैं धारा 20 के बारे में कि धारा 20 में क्या लिखा गया है। तो धारा 20 में लिखा गया है कि निर्वाचन सूची तैयार करने में यदि कोई व्यक्ति अपने पद के जो कर्तव्य है उसको भंग करता है तो उसमें क्या है, यानी कि वो अपनी ड्यूटी से इग्नोर कर देता है, वो कार्य अपने जो कार्य करने थे वो कार्य नहीं करता, तो उसमें के लिए क्या प्रावधान है, क्या उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारी बातें लिखी गई है धारा 20 में। क्या इसका जो टाइटल रहने वाला वो है कि निर्वाचन सूची तैयार करने आदि कार्यों में, क्या देखो निर्वाचन सूची तैयार करने आदि में पदीय कर्तव्य भंग करने पर प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति जिसको निर्वाचन सूची तैयार करने का कार्य सौंप दिया गया है, अब यदि वो व्यक्ति
अपने जो पद के जो कर्तव्य है उनको भंग करता है या उनको सही ढंग से नहीं करता, यदि उसमें किसी प्रकार का यदि वो कोई भ्रष्टाचरण करता है तो उसके लिए भंग करने पर क्या प्रावधान है या क्या दंड है वो इसके अंदर दिया गया है। तो इसमें कुछ सजा के बारे में लिखा गया। तो देखो अब तक हमने सजा के बारे में दो देखी जिसमें दंड का प्रावधान है। एक तो हमने देखा धारा 15 जिसमें क्या लिखा था कि मिथ्या घोषणा करने पर हमें किस प्रकार से दंड लगेगा। तो देखो उसमें हमने देखा था 1 वर्ष का तो कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास और 2 से 5,000 रुपए जुर्माना, 2 से 5,000 रुपए जुर्माना। अब देखो इसको आप इनके साथ रिलेट कर सकते हो। देखो 15 में देखो 1 आता है और 5 भी आता है, तो 1 वर्ष का तो क्या लगेगा कारावास और 5 वर्ष 5,000 रुपए तक हमें क्या लगेगा जुर्माना लगेगा। तो इस प्रकार से आप भी इनको याद रख सकते हो। तो धारा 15 और धारा 20 दोनों को आप रख सकते हो जुर्माने के साथ में, इनको आप एक साथ लिख देंगे। बाकी जो जुर्माने की जो धाराएं हैं वो इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनमें जुर्माना के बारे में चर्चा है। एक उनको अलग सेशन के अंदर हम सारे की सारी, जब ये अपना एक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद एक सेशन अलग लगाएंगे जिसके अंदर हम इसमें सारे के सारे जुर्माना किन किन धाराओं में लगा है वो सारी उसमें हम देख लेंगे। तो अब हमें देखना है कि ये जो निर्वाचन सूची तैयार करने में जो पदीय कर्तव्य का भंग करते हैं जो कर्मचारी, तो उनके लिए क्या दंड के जो प्रावधान है वो इसमें देखने वाले हैं। तो देखो जब इसमें प्रावधान के बारे में यदि हम बात करें, कारावास कितना लगेगा। कारावास देखो इसमें लगता है 3 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का, कम से कम कितना 3 माह से, और 3 माह से लेकर के कितना 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक का कारावास इसमें लग सकता है। और फिर बात करें जुर्माने के बारे में कि जुर्माना कितना लग सकता है, तो इसमें जो जुर्माना लग सकता है वो 1,000 से 2,000 रुपए तक, कितना 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। तो निर्वाचन सूची तैयार करने आदि में जो पदीय कर्तव्य का भंग करते हैं तो उनके लिए जो दंड का प्रावधान है वो धारा 20 में दिया गया है। और निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाने में यदि अपने कोई मिथ्या घोषणा करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो उसकी जो प्रावधान है वो धारा 15 में है। ये आप याद रख लेना। 15-20 को तो याद रख सकते हो। जैसे धारा 10 में क्या लिखा था, धारा 15 में क्या है, धारा 20 में क्या है, देखो इनको तो याद रखना पड़ेगा। धारा 20 में क्या है, इनको आप एक साथ यदि याद रखोगे तभी काम चलेगा, तभी काम चलेगा। जैसे अपने बात करते हैं धारा 10 में क्या था, तो वार्डों का उदाहरण। देखो आप इस प्रकार से रेंडमली याद रखो, इनको याद तो रखना पड़ेगा। जैसे धारा 1, धारा 5, धारा 10, धारा 15 और धारा 20। यदि ये धाराएं यदि बीच बीच की धाराएं यदि आपको याद हो जाती है तो इसके आसपास की धाराएं आप याद रख पाओगे। कैसे याद रख पाओगे, तो देखो यदि धारा 1 के बारे में बात करें तो इसमें लिखा था नाम और इसकी प्रारंभ कब होगा और इसका प्रसार कहां होगा, ये लिखा था। धारा 5 में हमने क्या देखा था कि नगर पालिका की स्थापना हमने देखी। तो इसके आसपास की जो रिलेट होती धाराएं हम याद रख सकते हैं, क्योंकि जो धारा 6 में है संरचना के बारे में, 7 में लिखा गया कार्यकाल, 8 में शासन, 9 में लिखा गया वार्डों का विभाजन और 10 में लिखा गया वार्डों का अवधारण, ये हम याद रख सकते हैं। फिर धारा 15 में लिख सकते हैं मिथ्या घोषणा और धारा 20 में लिख सकते हैं जो पदीय कर्तव्य भंग करने पर जो कार्रवाई है। पदीय कर्तव्य याद रख लो, इससे आपको याद हो जाएंगे क्या बातें हैं। पदीय कर्तव्य भंग करने में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 20 में। तो इसके आसपास की धाराएं आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो देखो कैसे याद होगी। धारा 1 में नाम प्रसार था, तो धारा 2 में क्या होगा, उसकी परिभाषाएं दी गई होगी। धारा 3 में परिसीमन के बारे में चर्चा है और धारा 4 में कुछ छूट के बारे में दी गई है। तो ये अपने को बीच की 3 याद हो गई। धारा 5 में स्थापना है, तो 6 में संरचना होगी, 7 के अंदर अपना पद कार्यकाल दे दिया गया, 8 में अपने को अधिकार दे दिए गए, शासन का अधिकार अपने को दे दिया गया। फिर बात करते हैं धारा 9 में, तो धारा 10 में लिखा गया वार्डों का उदाहरण, तो धारा 9 इसी वार्ड से रिलेटेड होती होगी, तो वार्डों का विभाजन हो जाएगा। तो धारा 11 में देखो वार्ड का उदाहरण तो हो गया, अब क्या करना, वार्डों के लिए चुनाव करना है। तो धारा 11 में निर्वाचन के बारे में, अब निर्वाचन हो गया तो क्या चाहिएगा हमें, तो निर्वाचन यदि हो गया तो निर्वाचन के करवाएगा कौन, यानी कि उसके जो कार्यों का प्रत्यायोजन भी तो हमें करना है। तो 12 में प्रत्यायोजन के बारे में, 13 में हमने देखा नामावली के बारे में, 13 को अपने ऐसे याद रख सकते 13 नाम कैसे जुड़ेगा, कि 13 नाम कैसे जुड़ेगा।
तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम, तेरे नाम तेरा नाम, किसी प्रकार से याद रखो, फिल्म के माध्यम से भी याद रख सकते हो। आपको तेरे नाम तेरा नाम तेरे नाम तेरा नाम, तो तेरा नाम उसमें कैसे जुड़ेगा, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, रिलेट करना अपने को अंकों को शब्दों के साथ में। तो ये देखो कैसे हो जाएगा। फिर बात करें 14 में, तो 13 में क्या था, नाम जुड़वा लिया, 14 में उसकी अयोग्यता दे देगी, और 15 में अपने याद है मिथ्या घोषणा है, तो ये बात होगी। 16 के अंदर हमने बात की थी, मिथ्या घोषणा तो कर लिया, अब चुनाव करवाएगा कौन, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी। फिर हमने बात क्या कि 16 17 में 17वां जिला निर्वाचन अधिकारी, इसे हमने याद रखा था। 18 में क्या था, जिला निर्वाचन अधिकारी, यानी कि निर्वाचन के लिए कर्मचारी उपलब्ध करवाने हैं। कर्मचारी आ गए, और अब उन कर्मचारियों को संभालेगा कौन, तो वही कर्मचारी चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर है, तो उनको कौन संभालेगा, चुनाव आयोग संभालेगा। 20 में फिर हमने क्या बात की कि यदि वो कर्मचारी जिनको निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए, ये याद रखना, निर्वाचन सूची तैयार करने के लिए जिन अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, उनको हायर किया गया है, यदि वो उस पदीय कर्तव्य में भंग करते हैं, उसको पूरा नहीं करते किसी कारणवश, यदि वो उसको टाल मटोल करते हैं, तो उन पर क्या दंड का प्रावधान है वो इसमें लिखा गया है। धारा 15 में जो जुर्माना लिखा गया है वो 5,000 रुपए तक लिखा गया है, और धारा 20 में जो जुर्माना लिखा है वो कितने लिखा है, 2,000 रुपए तक, 1,000 से 2,000, और कारावास इसमें 3 से 2 वर्ष लिखा गया था, और धारा 15 में जो कारावास है वो 1 वर्ष तक का लिखा गया था। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने धाराएं देखी कुल कितनी, तो 20 तक धारा देखी, 14 से 20 तक आज हमने धाराएं देखी। इससे पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी, वो क्लास भी आप देख सकते हो द्रोणा पीसीएच के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। यदि आप चैनल पर नए हो तो द्रोणा पीसीएच के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।